हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इज द यूनिट, है ना। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग थोड़ा सा ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल के बारे में भी बात करेंगे। तो ग्लिसरीन में लगभग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ग्लिसरीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें वो टीएनजी या ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन बनाता है, जिसको हम नोबेल ऑयल भी कहते हैं। इसको अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था पहली बार, है ना। फर्स्ट टाइम दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल, पहली बार इसको अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, ठीक है। तो नोबेल साइल कहते हैं टीएनजी को। और बेसिकली जो टीएनजी का यूज है वो एक्सप्लोसिव्स को बनाने के लिए होता है, ठीक है। टीएनजी का यूज एक्सप्लोसिव बनाने के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। डायनामाइट बनाने के लिए टीएनजी का यूज होता है। उसके बाद एचआई के साथ अगर ग्लिसरीन की रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मली वो पहले एलाइल आयोडाइड बनाएगा, लेकिन अगर एचआई एक्सेस में है तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली इट गिव्स एलाइल आयोडाइड एंड फाइनली इट गिव्स आइसोप्रोपाइल आयोडाइड व्हेन एचआई इन एक्सेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद ग्लिसरीन का ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो ग्लिसरीन जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो फॉर्मिक एसिड बनाता है और 260 पर 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलाइल अल्कोहल बनाता है। ये दोनों चीजें डिस्टिंग्विश करके ध्यान रखना है। 110 पर फॉर्मिक एसिड और 260 पर एलाइल अल्कोहल बनाएगा ग्लिसरीन एचआई के साथ। इसके बाद ग्लिसरीन का डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ग्लिसरीन को हम KHSO4 से डिहाइड्रेट करते हैं, ग्लिसरीन को KHSO4 से डिहाइड्रेट करते हैं जब, तब बनता है एक्रोलीन और एक्रोनेल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड बनेगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH जिसको एक्रोलीन या एक्रोनेल्डिहाइड कहते हैं। इट इज कॉल्ड एक्रोलीन और एक्रोनेल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद ग्लिसरीन का ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है बाय फेंटॉन्स रिएजेंट। तो फेंटॉन्स रिएजेंट्स क्या होते हैं? FeSO4 अल्कलाइन H2O2 प्लस FeSO4 और अल्कलाइन H2O2 प्लस FeCl2 को हम कहते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। और फेंटॉन्स रिएजेंट ग्लिसरीन को पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है, तो बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड, मतलब कुछ पोर्शन प्राइमरी का ऑक्सीडाइज होगा तो बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड CHOH और CH2OH, दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड, ओके। और कुछ पोर्शन सेकेंडरी का ऑक्सीडाइज होगा और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तब बनती है कीटोन वाला कंपाउंड। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बनाएगा। और इन दोनों का जो कंपोजिशन मिक्सचर है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का जो कंपोजिशन मिक्सचर है उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉस। द मिक्सचर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज कॉल्ड ग्लिसरॉस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ग्लिसरीन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। फेंटॉन्स रिएजेंट को ध्यान रखना है, FeSO4 और H2O2 या FeCl2 और H2O2 का कॉम्पोजिशन जो है वो फेंटॉन्स रिएजेंट कहलाता है। अगर ग्लिसरीन को हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करें, नाइट्रिक एसिड से अगर हम ग्लिसरीन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो देखो, नाइट्रिक एसिड से अगर ग्लिसरीन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हुआ आपका ग्लिसरॉल, ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड से जब ऑक्सीडाइज करोगे आप ग्लिसरीन को इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड तो ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, पहले ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, वापस से ऑक्सीडाइज होगा वो तो चला जाएगा ग्लिसरिक एसिड में, तो ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करने पर नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ग्लिसरिक एसिड
पहले ग्लिसरैल्डिहाइड, फिर जाएगा ये ग्लिसरिक एसिड में, तो एक ग्रुप COH का, दोनों प्राइमरी अल्कोहल वाले जो ग्रुप हैं वो फाइनली कहां पहुंच जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये फिर से CHO में जाएगा, वापस से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंटरमीडिएटली CHO बनेगा, लेकिन मैं एक स्टेप में लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा COOH वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ग्लिसरीन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो फाइनली जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं टार्टोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड टार्टोनिक एसिड। टार्टोनिक एसिड बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड को हम कहते हैं टार्टोनिक एसिड। और अगर ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, मतलब कैमनोफोर को अगर हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करें तो क्या होगा, अगर कैमनोफोर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा यूज करेंगे तब ध्यान रखेंगे कैमनोफोर क्या करेगा, सेकेंडरी वाले मेंबर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, मतलब COH में चले जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, बीच वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट आता है, ज्यादा 4 स्टेप तक जाएगा वो, उससे अच्छा है एक बार में ध्यान रख लीजिए, तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, और बाई प्रोसेस ही जाएगा, जैसे CHO फिर COH, CHO फिर COH, बीच वाला कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, फिर डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो ये ग्लिसरीन का ऑक्सीडेशन है। अब उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसरीन की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसरीन, आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है यहां पे, डंस्टन्स टेस्ट। डंस्टन्स टेस्ट, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। डंस्टन्स टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिसरीन के लिए। डंस्टन्स टेस्ट फॉर ग्लिसरीन, तो क्या करते हैं, ग्लिसरीन को आइडेंटिफाई करने के लिए डंस्टन्स टेस्ट का यूज करते हैं। देखो कैसे चलते हैं इसमें, बोरेक्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, Na2B4O7 is called borax, dilute solution of borax plus 1 drop of phenolphthalein, 1 drop of phenolphthalein, 1 drop of phenolphthalein, 1 drop of phenolphthalein ऐड करेंगे, 1 drop of phenolphthalein, 1 drop of phenolphthalein, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में 1 बूंद फिनोप्थलीन डालेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में 1 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन डालेंगे, इट गिव पिंक कलर, इट गिव पिंक कलर, इट गिव्स पिंक कलर, तो पिंक कलर मिलेगा आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स के अंदर। अगर 1 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन ऐड करते हैं तो क्या आएगा, पिंक कलर आएगा। Then mix some amount of glycerin, then mixed some amount of glycerin, some amount of glycerin, mix some amount of glycerin, अगर उसमें हम कुछ अमाउंट में ग्लिसरॉल डालते हैं, mix some amount of glycerin, the pink color disappear, the pink color disappear, pink color डिसअपियर, पिंक कलर डिसअपियर, थोड़ा ग्लिसरॉल डाल देंगे तो पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा, द पिंक कलर डिसअपियर। ऑन हीटिंग और वार्म अप कह सकते हैं आप, ऑन वार्म अप, जब थोड़ा सा वार्म अप करेंगे इसको
रीअपेयरेंस ऑफ पिंक कलर, रीअपेयरेंस ऑफ पिंक कलर, रीअपेयरेंस ऑफ पिंक कलर, रीअपेयरेंस ऑफ पिंक कलर। तो पिंक कलर फिर से आ जाएगा और फिर से ठंडा करेंगे तो पिंक कलर फिर से डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डस्टन्स टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ग्लिसरीन। कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्लिसरीन बाय डस्टन्स टेस्ट? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स is treated with 1 drop of phenolphthalein। बोरेक्स के डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थलीन की एक बूंद डालेंगे। देन एडेड सम अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन, कुछ अमाउंट में ग्लिसरीन उसके साथ जब मिक्स करेंगे तो पिंक कलर जो आया था बोरेक्स और फिनोप्थलीन का वो कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, और जब उसको वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे तो पिंक कलर फिर से आ जाएगा, फिर ठंडा करेंगे तो पिंक कलर फिर से चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट द डस्टन्स टेस्ट टू आइडेंटिफाई द ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन को आइडेंटिफाई करने का डस्टन्स टेस्ट है, डस्टन्स टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसरीन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ग्लाइकॉल के बारे में। तो ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है और विक डायोल भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअस कार्बन पर जब अल्कोहल रहती है तब उसको हम विक या विसिनल डायोल भी कहते हैं। CH2OH, CH2OH इज द ग्लाइकॉल, ये है ग्लाइकॉल। ओके, विक डायोल भी कहते हैं इसको, विक डायोल। ओके, कैसे बना सकते हैं ग्लाइकॉल को? प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकॉल, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है ग्लाइकॉल के अंदर, बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, CH2OH, CH2OH एंड CH2 ग्रुप जिसके साथ आएगा OH पर वो प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। और इथेन 1,2 डायोल इसका IUPAC नाम होगा। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो इथाइलिन इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड को ट्रीट कर दीजिए सिंपली विथ वाटर, इथाइलिन इपॉक्साइड विथ वाटर, तो ये बना देगा ग्लाइकॉल। नाउ इट गिव्स CH2OH and CH2OH. So there is the formation of glycol when ethylene epoxide is treated with water. ethylene epoxide को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ग्लाइकॉल मिल जाएगा, देन इट गिव्स ग्लाइकॉल। तो ये एक विसिनल विक डायोल का एग्जाम्पल है, विसिनल अल्कोहल है ग्लाइकॉल। दूसरा मेथड, ईन्स reacts with Bayer's reagent, Bayer's reagent, ईन्स react with Bayer's reagent। हाउ टू ईन्स react with Bayer's reagent? और Bayer's reagent क्या होता है? 1% alkaline solution, 1% alkaline solution of camenophore, 1% alkaline solution of camenophore is called Bayer's reagent. 1% alkaline solution of camenophore is called Bayer's reagent. Bayer's reagent, 1% alkaline solution of camenophore is called Bayer's reagent। जब हम लोग इन को डिस्टिंग्विश कर रहे थे, इन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, तब ये टेस्ट आया था बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। तो देखो, इथाइलिन प्लस वाटर, अल्कोहल जब ईन्स रहते हैं तो वाटर की भी जरूरत पड़ती है और आइंस के साथ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। 1% अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कैमनोफोर, तो ईन्स आर कन्वर्टेड इनटू डायोल्स एंड विच डीकलराइज द कैमनोफोर सॉल्यूशन, जिससे कैमनोफोर सॉल्यूशन जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट भी है, ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो अगर इथाइलिन को आप बेयर्स रिएजेंट से ट्रीट करोगे तो आपको ग्लाइकॉल मिल जाएगा, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद
देखिए ईन्स के साथ एक और रिएक्शन, इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइलिन ब्रोमाइड नहीं 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथाइलिन सीधे सीधे हम लोग ऐसा लिखते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन reacts with 1,2 dibromoethane, reacts with 1,2 dibromoethane, react with aqueous Na2CO3, react with aqueous Na2CO3 to give glycol, to give glycol। तो ग्लाइकॉल को बनाने का एक प्रोसेस ये भी है, ठीक है। इथाइलिन ब्रोमाइड 1,2 डाइब्रोमोइथेन का रिएक्शन Na2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, एक्वस Na2CO3, तो नाउ इट गिव्स ग्लाइकॉल। यहां से आपको मिल जाएगा ग्लाइकॉल प्लस 2NaBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देयर इज वन अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकॉल, ये एक और मेथड है जिससे हम ग्लाइकॉल बना सकते हैं, अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकॉल। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकॉल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकॉल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लीजिए आप उसको HCl के साथ ट्रीट करोगे अगर ग्लाइकॉल को, तो ग्लाइकॉल विथ HCl, ग्लाइकॉल विथ HCl, ग्लाइकॉल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आएगा तो ये यहां से वाटर एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट वाटर एंड इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन दे देगा पहले, फिर एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये बना देगा, एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये फॉर्म कर देगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। अब उसके बाद रिएक्शन विथ PCl5, ठीक है। तो PCl5 के साथ जब ग्लाइकॉल को ट्रीट करेंगे, कंपाउंड आपको पता है PCl5 कैसे रिएक्ट करता है, एक के लिए एक, तो PCl5 दो ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 PCl5 कंज्यूम करेगा, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH2Cl, CH2Cl प्लस 2POCl3 plus 2HCl. Here POCl3 is the compulsory byproduct when any oxygen contained compound reacts with PCl5. जब कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो कंपाउंड बनाएगा वो है POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक रिएक्शन ये हो गया। इसके बाद SOCl2 के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन विथ SOCl2, this is called Dargins reaction. Reaction with SOCl2, this is called thionyl chloride. तो ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH, ठीक है। SOCl2, तो 2 SOCl2 की जरूरत पड़ेगी आपको, SOCl2, कितने SOCl2, 2 SOCl2, तो यहां से CH2Cl आ जाएगा, यहां से 2SO2 आ जाएगा और 2 HCl आ जाएगा, तो CH2Cl, CH2Cl प्लस 2SO2 प्लस twice of HCl, ओके। तो देयर इज ग्लाइकॉल रिएक्ट्स विथ Dargins reaction, under Dargins reaction react with SOCl2 to give 1,2 dichloroethane, 1,2
डाइक्लोरोइथेन बनाएगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना देगा, है ना, एज इट इज PCl3, PBr3 और PI3। तो PCl3, PBr3 इन दोनों का रिएक्शन एज सेम एज होगा, PI3 में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ग्लाइकॉल का PCl3 के साथ रिएक्शन, तो देखो एक अल्कोहल को रिएक्ट करने के लिए PCl3 से जब हम लोगों ने नॉर्मल अल्कोहल की रिएक्शन कराया था तो कैसे किया था, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे अल्कोहल के, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इज टेकन। अभी कितने हैं मेरे पास यहाँ पे, 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, CH2OH तो 3 कर दोगे तो कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब कितना लगेगा, 2 PCl3 लगेगा, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट कैसे आएगा, CH2Cl, CH2Cl के 3 मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3। और ये रिएक्शन PBr3 के साथ भी एच सेम एज होगी, PBr3 के साथ भी एच सेम एज होगी, मतलब वहां पे कंपाउंड CH2Br बनेगा। लेकिन PI3 के साथ इसमें चेंज आएगा, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं PI3 के वाले हिस्से पर। तो PI3 अगर यूज करते हैं तो पहले क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH2I और CH2I बन जाएगा। मैंने आपको बताया था आयोडीन का साइज बड़ा है, और आयोडीन का साइज इतना बड़ा होता है कि दोनों आयोडीन का जो वंडरवॉल रेडियाई है वो एक दूसरे को कांटेक्ट करने लगता है। दोनों आयोडीन का जो वंडरवॉल रेडियाई है वो एक दूसरे को कांटेक्ट करने लगता है, इसलिए ये रिपल्शन होने लगेगा, और फाइनली क्या होगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2+I2। तो ध्यान रखना, ग्लाइकॉल को जब PI3 के साथ ट्रीट करेंगे तब प्रोडक्ट बन जाएगा, ग्लाइकॉल इज ट्रीटेड विद PI3 देन इट गिव्स CH2I एंड CH2I, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन, वो फाइनली इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइलिन इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्योंकि ये रिएक्शन जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने के कारण रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, इसलिए अनस्टेबल होने लगेगा मॉलिक्यूल, तो आयोडीन को एलिमिनेट कर देगा, ठीक। तो दिस इज रिएक्शन विथ PI3 एंड हैलोजेंस। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, तो दैट इज नंबर 1 डिहाइड्रेशन। मेनली इन्हीं रिएक्शंस के लिए मैंने आपको इसको बताया, क्योंकि इसमें 1-2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, ग्लाइकॉल एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेगा, वाटर रिमूव कर देगा। वाटर रिमूव करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इपॉक्सी इथेन में, 1,2 इपॉक्सी इथेन, 1,2 इपॉक्सी इथेन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1,2 इपॉक्सी इथेन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अगर जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हम ग्लाइकॉल को डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, एक ही स्टेप में ब्रेक करना है तो ओपन स्ट्रक्चर चाहिए होगा। डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो CH2OH और ये CH2OH, एक स्टेप में प्रोडक्ट क्लियर करना है, तो इसलिए इसको ब्रेक किया मैंने, ठीक है। अब देखो यहां से ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा, H2O एलिमिनेट करेगा, एंड नाउ योर प्रोडक्ट इज CH3CHO। एसिटल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और वाटर एलिमिनेट कर देगा। एसिटल्डिहाइड CH3
CHO इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CHO। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर ग्लाइकॉल को डिहाइड्रेट करते हैं, ग्लाइकॉल को अगर हम डिहाइड्रेट करते हैं तो प्रोडक्ट फाइनली हमको मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड। अब इसका एक और डिहाइड्रेशन का स्टेप है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज in presence of concentrated sulfuric acid, in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन, इसका डिहाइड्रेशन, जिसमें कंपाउंड मिलता है डाइऑक्सेन। द कंपाउंड इज डाइऑक्सेन। तो देखो कैसे चलते हैं इस डिहाइड्रेशन पर हम। CH2OH, CH2OH, ये तो हो गया ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल ग्लाइकॉल का CH2OH और ये CH2OH। CH2OH, there is involvement of two molecules of glycol in presence of concentrated sulfuric acid। तो दो वाटर एलिमिनेट होगा, वन वाटर इज हियर एंड वन वाटर इज हियर। तो फाइनल कंपाउंड इज डाइऑक्सेन। क्या कंपाउंड बना के देगा? डाइऑक्सेन इज द कंपाउंड, CH2 CH2 और ये ऑक्सीजन। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइऑक्सेन बाय एलिमिनेटिंग टू वाटर मॉलिक्यूल। साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकॉल का डिहाइड्रेशन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सारेन बनाएगा। ऑक्सारेन इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइलिन इपॉक्साइड। और इसके बाद जिंक क्लोराइड के थ्रू अगर हम इसको जिंक क्लोराइड के थ्रू अगर डिहाइड्रेट करेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से इसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, H2SO4 अगर यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, तो कंपाउंड हमें मिल जाएगा डाइऑक्सेन। डाइऑक्सेन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल पर। तो ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन फिर से रिएजेंट्स पर ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन पहला इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड। तो अगर ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो नाइट्रिक एसिड इज द HNO3। तो इनिशियली इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सल and finally it is converted into oxalic acid। तो पहले क्या बनाएगा? ग्लाइऑक्सल बनाएगा, CHO is called ग्लाइऑक्सल and finally oxalic acid। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का? oxalic acid बन जाएगा। फाइनली इट गिव्स oxalic acid। ओके, तो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करने पर, नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करने पर ऑक्सैलिक एसिड आएगा फाइनल प्रोडक्ट। ग्लाइऑक्सल इंटरमीडिएटली बनेगा लेकिन वो ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ NaIO4 और HiO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन प्रेजेंस ऑफ NaIO4 और HiO4, सोडियम आयोडेट और पर-आयोडिक एसिड HiO4 इज कॉल्ड पर-आयोडिक एसिड। इसको कहते हैं पर-आयोडिक एसिड। तो जब भी इसको पर-आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करोगे, पर-आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, दिस रिएजेंट
this reagent used to break or this reagent broken the carbon bond, सीधा ऐसा ध्यान रख लीजिए, broken the carbon bond, this reagent broken the carbon bond। तो जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे पहले स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड से जब जा रहे थे तो पहले बनाया उसने ऑक्सैलिक ग्लाइऑक्सल, फिर ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो एग्जिस्टिंग था, कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देयर इज ब्रोकन ऑफ कार्बन बॉन्ड। ये था आपका कंपाउंड CH2OH और ये आपका दूसरा हिस्सा ग्लाइकॉल का CH2OH, ऑक्सीडाइज बाय HiO4। तो क्या करेगा, वाटर एलिमिनेट करेगा और कार्बन बॉन्ड भी तोड़ देगा। कार्बन का बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब दोनों कार्बन अब अलग अलग हो गए हैं। तो जब दोनों कार्बन अलग अलग हो जाएंगे तो क्या बन गया, CH2O का मतलब हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। पहले क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब जब फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा फाइनली तो इट गिव्स फॉर्मिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा फिर फॉर्मिक एसिड बनाएगा, मतलब HiO4 या NaIO4 क्या करते हैं, कार्बन बॉन्ड को रप्चर कर देते हैं, कार्बन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले स्टेप पर। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ ग्लाइकॉल की, है ना। ग्लाइकॉल के कुछ यूजेस पर बात कर लेते हैं। जैसे ग्लिसरीन का जो यूज है वो मेडिसिनल यूज है ग्लिसरीन का। लुब्रिकेंट फॉर वॉचेस के लिए ग्लिसरीन यूज होता है। ग्लिसरीन का यूज एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए करते हैं। ब्रिंग्स टीयर्स इन आइज, तो ये कुछ ग्लिसरीन के इंपॉर्टेंट यूजेस थे। अब ग्लाइकॉल में इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं ग्लाइकॉल के, उस पॉइंट पे बात करते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ग्लाइकॉल। तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, और वो आपको पहले से भी मैंने बता के रखा है, कई बार बताया है। तो यूज्ड एज एंटी फ्रीज कंपाउंड। ग्लाइकॉल का यूज जो है वो एंटी फ्रीज कंपाउंड के जैसा होता है, यूज्ड एज एंटी फ्रीज कंपाउंड, ठीक है। और ये वाटर की फ्रीजिंग को लगभग -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेक कर लेता है, मतलब -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को फ्रिज नहीं होने देता है। और इसके साथ साथ टेरिलीन बनाने के लिए भी ग्लाइकॉल यूज होता है। टैरिथैलिक एसिड और ग्लाइकॉल का मिक्सचर होता है टेरिलीन। डाइऑक्सेन बनाने के लिए यूज होता है। डाइऑक्सेन का एप्लीकेशन है एज अ सॉल्वेंट। डाइऑक्सेन एज अ सॉल्वेंट यूज होती है। डाइऑक्सेन का यूज एज अ सॉल्वेंट होता है। तो देखिए ये हो गया अब आपका पूरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का सिलेबस, है ना। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले सभी कंपाउंड्स के बारे में हमने बात किया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है, तो अगर हम ईथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस और विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन में क्या करते हैं, इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 110 पर तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाता है। जबकि आगे जब हाई टेम्परेचर पर लेके जाएंगे उसको 110 के बाद हाई टेम्परेचर करेंगे, एक्सेस ऑफ अल्कोहल करेंगे तो वो डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो दिस इज विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। और जब RONA को RX के साथ ट्रीट करेंगे तो ये मिल जाएगा ROR। दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, इसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर टर्शरी ऑक्साइड होगा तो ईथर बनेगा, लेकिन अगर टर्शरी हैलाइड होगा तो ईथर नहीं बनेगा। टर्शरी ऑक्साइड होगा तो ईथर बनेगा, लेकिन अगर टर्शरी का हैलाइड होगा तो ईथर नहीं बनेगा। क्योंकि टर्शरी हैलाइड जब होगा तो प्राइमरी पे आ जाएगा ऑक्साइड RONA और या मिथाइल CH3ONA जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होता है, इसलिए क्या करेगा, इट ब्रिंग्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन के कारण क्या होगा, अल्कीन्स बन जाएगी। एलिमिनेशन होगा तो क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको ऐसे याद भी रखना है कि टर्शरी ऑक्साइड होगा तो ईथर बनेगा और टर्शरी हैलाइड होगा तो एल्कीन्स बनेगी। ठीक है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विलियमसन सिंथेसिस जो है वो मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए भी एप्लीकेबल है। मिक्स्ड ईथर भी हम बना सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस से। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से मिक्स्ड ईथर भी बना सकते हैं। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर में वो है रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट HI। तो जब ईथर कोल्ड और डाइल्यूट HI के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, 1 मोल ऑफ अल्कोहल and 1 mole of alkyl iodide. It gives 1 mole of alcohol and 1 mole of alkyl iodide. ठीक है, लेकिन अगर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स हैं, इफ इट इज मिथॉक्सी ईथेन, अगर मिथॉक्सी ईथेन है मेरे पास तो मिथॉक्सी ईथेन से को अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये ध्यान रखना है, हायर मेंबर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, हायर मेंबर अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगता है और प्लस आई इफेक्ट अल्काइल मिथाइल है एक तरफ, इथाइल वाले ग्रुप में एक मिथाइल भी है, लेकिन जाएगा तो ये SN2 से, क्योंकि प्राइमरी में SN1 पॉसिबल नहीं है। तो CH3 के इफेक्ट के कारण CH2 जो है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव आयोडीन का हिस्सा कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव कभी भी नेगेटिव पर अटैक नहीं करेगा। ठीक, तो इसलिए जो हायर मेंबर है वो कहां जाएगा, अल्कोहल में जाएगा, लोअर मेंबर अल्काइल आयोडाइड में चला जाएगा। लेकिन अगर टर्शरी का केस है तो इन केस ऑफ टर्शरी देयर इज क्लियर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्लियर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा टर्शरी के केस में। और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और उसके कारण आयोडीन वहां पर अटैक करेगा, क्योंकि I पे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाला वहां अटैक करेगा और टर्शरी का आयोडाइड बन जाएगा और प्राइमरी वाले हिस्से का जो हिस्सा निकला था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगली बात, जब एक एरोमेटिक हो एक एलिफेटिक हो, तो जब एरोमेटिक एलिफेटिक होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लीजिए ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा, जिसके पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो जिसका बॉन्ड लेंथ कम है। जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया था कि अगर मेरे पास सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड है, ठीक है, NaI या C2H5OCH3 है मेरे पास, तो अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, रिंग का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। ठीक है, तो बायोमैकेनिज्म न जाके आप इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब sp2 sp3, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ किसका है, sp2 का बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, तो जो शॉर्टर है मतलब वो स्ट्रॉन्गर भी है, उसका नेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो इट होल्ड द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रखेगा अपने साथ। अब HI से जब हम ट्रीट करेंगे इसको तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये
नेगेटिव पोल है तो पॉजिटिव यहां चला जाएगा, नेगेटिव यहां चला जाएगा. इट मींस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज C6H5OH फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड. इस रिएक्शन में फिनॉल के साथ साथ मिथाइल आयोडाइड बनेगा. तो प्राइमरी के केसेस में क्या ध्यान रखना है, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप है तो हायर कार्बन मेंबर अल्कोहल में जाएगा. टर्शरी के साथ मैंने आपको बताया कि टर्शरी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, क्योंकि टर्शरी में क्लियर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. तो जैसे यहां पर जब बॉन्ड फिशन होगा, तो यहां पर जब बॉन्ड फिशन होगा तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा. अब टर्शरी का कार्बोकैटायन बना तो ये बात क्लियर है कि कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है. और ये आ गया आपका CH3O माइनस वाला हिस्सा. अब जब आप इसको HI के साथ ट्रीट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव पर जाएगा. नाउ इट इज डिस्टिंक्टली क्लियर. तो ये बात एकदम क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है ना. तो दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ईथर का HI के साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर रिएक्शंस तो सब याद करने वाले ही हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पर आपको बहुत सिंसियरिटी के साथ ध्यान रखना है. तो टर्शरी ऑक्साइड के केस में ईथर और टर्शरी हैलाइड के केस में एल्यूमिनेशन होगा. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो सोडियम मिथॉक्साइड रहता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इट ब्रिंग्स एल्यूमिनेशन रिएक्शन. तो वो एल्यूमिनेशन रिएक्शन कर देगा. इसके बाद अल्कोहल वाले हिस्से में फर्मेंटेशन वाले जो एंजाइम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे स्टार्च को जब हम अल्कोहल में लेके जाते हैं, स्टार्च को अल्कोहल में लेके जाते हैं तो डायस्टेज, मोल्टेज और जाइमेज, डायस्टेज, मोल्टेज और जाइमेज. और जब हम सुक्रोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो दो एंजाइम एप्लीकेबल होते हैं वहां पे, दैट इज इन्वर्टेज एंड जाइमेज, IZ. दो सीक्वेंस बताया था मैंने आपको, DMZ और IZ. सुक्रोज से जाएंगे तो IZ और स्टार्च से जाएंगे तो DMZ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी के एसिटल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी, और कीटोन्स के साथ हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनता है. कीटोन्स हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनाने का काम करते हैं. इसके बाद सभी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं अल्कोहल के. विक्टर मेयर प्राइमरी के साथ ब्लड रेड, विक्टर मेयर सेकेंडरी के साथ डीप ब्लू, और टर्शरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना है. इसके बाद लुकास रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट कोई रिएक्शन नहीं करता एट रूम टेम्परेचर. कंडीशन इज देयर एट रूम टेम्परेचर. और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 मिनट के बाद क्लाउडीनेस और मिल्कीनेस आता है, 5 मिनट के बाद सॉल्यूशन का कलर मिल्की होने लगता है. और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो क्विक मिल्कीनेस आता है, टर्शरी अल्कोहल है तो क्विक मिल्कीनेस आता है. उसके बाद कॉपर की रिएक्शन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव कीटोन्स. वेयर इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल देयर इज एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और डिहाइड्रोजनेशन की जगह पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगी. तो प्राइमरी ने एल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी ने कीटोन बनाया, जबकि टर्शरी अल्कोहल अल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं. टर्शरी अल्कोहल अल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और फिनॉल के एसिडिक नेचर में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं
वो स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसलिए एसिडिक नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है लेकिन वीक बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिड एंड इट इज अनएबल टू डिकम्पोज द बेसिस लाइक NaHCO3 or Na2CO3। ये NaHCO3 या Na2CO3 जैसे बेसिस को डिकम्पोज नहीं करता है, जबकि एसिटिक एसिड इन बेसिस को भी डिकम्पोज कर लेता है। ओके, तो इट इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड विद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स।